Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of The Hindu. चलिए 28 अप्रैल का न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स हमने कवर करने हैं। देखिए, वर्चुअल येट ओपन, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बोला है कि भैया आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको यूज कर रहे हैं, उसको आगे मत यूज कीजिए, उसको एक स्टैंडर्ड मत मानिए। ये बाद में इसको वापस से एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल उस मापदंड के ऊपर आपको यूज करना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट एन एडिटोरियल जो आप पढ़ने की आपको जरूरत है। स्मार्ट वर्क के तरीके से चलेंगे, कास्टिंग आउट स्टिग्मा, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर। तो ये स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर, इट हैज बीन रिटन बाय एम.के. नारायणन जी। So he has written this very finely. In fact, world में जितने भी regions हैं, all the regions of the world, उनके बारे में खास तरीके से एक पर्टिकुलर एक ही एडिटोरियल के अंदर सारी चर्चा की गई है। दिस इज समथिंग दैट विल बी फॉलोइंग। उसके अलावा इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, नाउ दीज टू एडिटोरियल्स दे शुड बी रेड कनेक्टिवली। इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक साथ कलेक्टिवली पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है बाय मिस सुजाता सिंह जी। शी इज अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये ऐसा एडिटोरियल लगता है पॉलिसी रोड मैप टू टैकल कोविड-19 जिसको पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एडिटोरियल में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो एसेज का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो जीएस में आंसर राइटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं पे भी ये यूज नहीं होने वाला है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। लैकिंग इन ट्रांसपेरेंसी, अगेन नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। इसके बारे में जो चर्चा है वो पहले भी हो चुकी है एंड इनफैक्ट इसको यूज करना बहुत मुश्किल है। इसको यूज नहीं कर पाएंगे आप एसेज में एंड आंसर राइटिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉस्टेज टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, ये बेसिकली पाकिस्तान और पाकिस्तान के एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से रिलीजियस फनाटिसिज्म जो है कोविड 19 की सिचुएशन को बढ़ा रहा है एंड उसको डिटीरियोरेट कर रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट विल हैव टू कवर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल दैट विल हैव टू कवर, दैट इज द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर। तो एम.के. नारायणन जी ने जो जनरली हमारे फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड या फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स लिखते हैं, इनके एडिटोरियल्स आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आपको पढ़ने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। नाउ द स्क्रिप्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अ न्यू ऑर्डर, ये बात कह रहा है कि सब बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो निकल कर आने वाला है। ये जो पेंडेमिक है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स। इनफैक्ट अगर वेरिएबल्स की बात करें तो ये जो नोवेल कोरोना वायरस है ये अपने आप में ही इतना कॉम्प्लेक्स है, विच हैज लेड टू रेडिकल अनसर्टेनिटी। आप ये मान के चलिए जो एबनॉर्मल है वही नया नॉर्मल बनने वाला है। तो जो भी चल रहा है यही नॉर्मल होने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हो, तो इनफैक्ट हार्वर्ड के कुछ साइंटिस्ट ने, सोशल साइंटिस्ट ने जो है ये बात कही है कि 2022 तक पूरी दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ सकता है। पेंडेमिक्स हैव ऑफन चेंज्ड द वर्ल्ड एंड रीशेप्ड ह्यूमन सोसाइटीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। एम्पायर्स हैव कोलैप्स्ड। नाउ व्हाट इज लेफ्ट अनसेड इज that it is likely to pose an even bigger challenge. वो क्या है? That is the impact on human values and conduct. So this is something that India should also brace, brace, brace for it. इसको इसके लिए तैयार होना होगा and embrace it. एंड इसको अपनाना भी होगा, embrace it as well. तो चेंजेस जो है दुनिया के अंदर हो रहे हैं उसको एम्ब्रेस भी करना होगा, उसके लिए ब्रेस भी करना पड़ेगा। दिस इज ऑलरेडी अ कंसर्न दैट अ डिमिनिशन इन ह्यूमन वैल्यूज कुड अकर एंड विद दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी माइट वेल सीज टू एग्जिस्ट। सो दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल इज स्टेटिंग। नाउ ईच नेशन इज टेंडिंग टू लुक इनवर्ड्स, हर कोई जो है अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट ऐसा देखा जा रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूएन है, यूएनएससी है एंड डब्ल्यूएचओ, दे हैव बीन सीइंग टू बी फेलिंग। तो वो फेल हो रहे हैं इसकी वजह से भी। अब कारण क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएनएससी की बात करें तो यूएनएससी ने ये देखा गया कि यूएनएससी बहुत स्लो रहा इन टैकलिंग एंड इन डीलिंग विद दिस सिचुएशन ऑफ कोविड-19। यही अगर मिलिट्री सिचुएशन होती तो एक दिन भी नहीं बीतना था मिलिट्री सिचुएशन को टैकल करने के लिए यूएनएससी की मीटिंग हो जानी थी एंड यूएनएससी ने करीब करीब एक महीने के आसपास वेट किया टू मीट फॉर दिस पेंडेमिक। तो दिस टेल्स अस कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका फ्रेमवर्क कितना, कह लीजिए, बोगस है, ये कह लीजिए कितना फीका है या पोरस है। द वर्ड इज पोरस, खोखला है।
एंड वहीं अगर आप WHO की बात करें तो WHO की इमेज ऑलरेडी जो है उसके ऊपर दाग लग चुका है, रीजन बीइंग वो बायस है एंड ग्रोसली इट इज अंडर एस्टिमेटिंग द नेचर ऑफ द एपिडेमिक इटसेल्फ। तो बायस्ड टुवर्ड्स चाइना, चाइना के फेवर में बोली जा रहे हैं, तो इस वजह से पूरी की पूरी दुनिया को इस बात से तकलीफ हो रही है। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की हमें आज भी जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। राइट, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीजें। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक हैज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि जो पूरी की पूरी दुनिया है उसमें बहुत सारे ऐसे नेशंस होने वाले हैं जिनको नेगेटिव ग्रोथ का सामना करना पड़ सकता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो प्रोस्पेक्ट है करंट फिस्कल ईयर में वो 1.5 से 2.8% के आसपास रहने वाला है। कॉन्ट्रैक्शन और लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स ये लाजमी है, ये होने ही वाले हैं अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स that will further complicate the situation particularly for a country like India। and इसके साथ साथ पॉलिटिकल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये भी एक वेरिएबल है, एक फैक्टर है जिसको कंसिडर करना होगा। दे आर ऑल्सो सेट टू गेन न्यू मीनिंग्स। नाउ इसी के साथ ही रोल ऑफ द स्टेट फ्रॉम बीइंग एन एनेबलर, जो एनेबल करता है और बाकी सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करता है, उससे बदलकर एक एनफोर्सर होने वाला है। उसी के अलावा एनफोर्सर ऑफ पब्लिक गुड, लोक हित के लिए एनफोर्स करनी कुछ चीजें, वो उसका रोल हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा जाएगा दिस रोल इटसेल्फ विल बी ग्रेटली एनहांस्ड। right, the dominant imperative would be not to put limits on the role of the state। in fact इसमें एक चीज देखी गई है यूरोप के अंदर, यूरोप में ये देखा गया कि the people themselves they are willing to sacrifice personal liberties in favor of greater state control। अब वहां पे एक चीज आपको समझनी होगी कि स्टेट कंट्रोल अगर बढ़ता भी है तो वहां पे स्टेट कंट्रोल के साथ स्टेट कंट्रोल की एफिशिएंसी भी है। भारत जैसे देशों में जहां पे जो एक कह लीजिए थर्ड डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, सॉरी नॉट थर्ड, फोर्थ डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। फोर्थ डेफिसिट इज दैट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। तो एक इंप्लीमेंटेशन का जो डेफिसिट एग्जिस्ट करता है भारत जैसे देशों के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वहां पे अगर आप रोल ऑफ स्टेट को एनहांस करते हैं तो वहां पे एफिकेसी, एफिशिएंसी जो है वो कम होनी लाजमी है। मेनी पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ यस्टर ईयर्स, पुराने समय की लेजिस्लेशन, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, एपिडेमिक्स रिलीफ एक्ट हो गया 1897 का, मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, बट आप समझ रहे हैं, डोमेस्टिक नॉट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो ये सारे एक्ट्स आज रेलिवेंट हो गए और इन्हीं रेलिवेंट एक्ट्स के साथ साथ ऐसा भी चांसेस है कि न्यूअर लेजिस्लेशंस, नई लेजिस्लेशंस जो हैं वो भी निकलकर सामने आ सकती हैं ऑन दीज लाइंस देमसेल्व्स। देयर आर नो सीरियस प्रोटेस्ट्स गोइंग ऑन द फैक्ट कि बहुत सारी पावर्स है दे आर बीइंग वेस्टेड इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट इन अ डेमोक्रेसी लाइक टुडे टू मीट द करंट चैलेंज। अब ऐसा है कि भैया ये जो सीरियस प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं जो पहले होते थे, अब होने क्यों चाहिए? रीजन बीइंग ये जो पावर्स जो डेमोक्रेसीज में आ रही हैं स्टेट के पास, ये सिमिलर हैं टू दोज दैट आर ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड बाय द अथॉरिटेरियन रिजीम्स ऑफ चाइना। तो चाइना में जो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रहा है उसी चीज को आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, सारी की सारी दुनिया में, सारी की सारी कंट्रीज में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो भारत भी हो। नाउ नो डाउट कि दीज आर इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हम यूज कर रहे हैं। तो इमरजेंसी में इन चीजों को यूज करना वर्सेस रेगुलर बेसिस पे इसको यूज करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चाइना रेगुलर बेसिस पे डे इन डे आउट यूज करता है, वो फर्क है, उसको फर्क मान के रखिएगा। An omnipotent state could well become a reality in a post-COVID world। तो एक omnipotent state जो सर्वे सर्वा है, जो सब कुछ करने में सक्षम है, a सर्व सक्षम state, उसकी चर्चा की जा रही है। China is presently seeking to take advantage of and benefit from this problem। In fact, चाइना के खिलाफ एक आवाज उठती है, वो ये है कि चाइना की नेग्लिजेंस की वजह से ही ये पूरी की पूरी वर्ल्ड पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो निकल कर आई है। द वर्ल्ड पेंडेमिक ओज अ ग्रेट डील टू इट्स नेग्लिजेंस। पहली चीज तो ये कि पहले दिसंबर को 2019 को वुहान के अंदर पहला विक्टिम डिटेक्ट और आइडेंटिफाई हो गया था, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक, 15 जनवरी के आसपास तक पूरी दुनिया को चाइना ने ये इत्तला नहीं किया, ये अलार्म साउंड नहीं किया। सो दिस इज व्हाई ये चाइना की नेग्लिजेंस है। अगर आप चाइना को ब्लेम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य जरूर है ना। बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आप देखेंगे कि इस चीज को अंडरमाइन किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी चाइना को एक विक्टिम पोर्ट्रे किया जा रहा है। नाउ इनफैक्ट चाइना जो है इस फेलियर को, जो कि उसने अपनी तरफ से किया कोविड-19 के लिए,
उसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। नाउ दिस इज बेसिकली सीनोसेंट्रिसिज्म। सीनोसेंट्रिसिज्म का मतलब है कि चाइना ही चाइना सब कुछ है, चाइना अपनी तरफ से जो है वो अपनी नजरिए से इस पूरी दुनिया को देखेगा, एंड इनफैक्ट चाइना वुड वांट कि पूरी दुनिया जो है चाइना की तरफ देखे, चाइना सेंटर स्टेज पे हो। दैट इज समथिंग दैट सीनो और चाइना जो है वो सोचता है। ऑलरेडी इंडिस्पेंसिबल, आप ये देखिए कि पहले ही चाइना जो है वर्ल्ड्स मेजर सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। अब चाइना इसके अलावा भी, बिकॉज चाइना ने अर्ली रिकवरी कर ली है, उसको भी अपने फायदे के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को। फॉर एग्जाम्पल फॉल्टी टेस्ट किट्स चाइना ने दी, फॉल्टी टेस्ट किट्स दी। एंड इनफैक्ट भारत के अंदर भी एफडीआई पॉलिसी को रिवैम्प करने की कोशिश की गई। सॉरी, ये गंद पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। एफडीआई पॉलिसी को भारत ने रिवैम्प किया, रीजन बीइंग चाइना की हेजीमनी, नए किस्म की हेजीमनी निकलकर सामने आ रही थी। नाउ चाइना जो है एक ब्लैक स्वान है, ऐसा वो पोर्ट्रे कर रहा है, एंड एज ऑफ नाउ इट इज ट्राइंग टू मैस्करेड एज अ व्हाइट वन बाय ऑफरिंग मेडिकल एड एंड अदर पैलिएटिव केयर्स टू सेवरल एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ताकि वो इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अपनी एडवांटेज में कन्वर्ट कर सके। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत बहुत लेट जागा था, तब जागा था जब भारत में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% स्टेक एचडीएफसी के अंदर, वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया, उसके अंदर 1% स्टेक एक्वायर कर लिया। रीजन बीइंग एचडीएफसी की स्टॉक प्राइसेस डाउन चल रही थी। एंड ऐसे ही नॉट जस्ट इन इंडिया, ये भारत के साथ केस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, they have restricted Chinese foreign direct investments in companies and financial institutions in their own countries, recognizing the inherent danger, ये जो हेजीमनी है चाइना की। लेकिन एक चीज और, ये सिर्फ इतने मेजर्स दे आर नॉट एडिक्वेट टू चेकमेट चाइना, ये चाइना की इस चाल को चेकमेट करने में सक्षम नहीं है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि आरसेप के अंदर आसियान नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करें, ईस्ट एशियन नेशंस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो आरसेप के अंदर इन पर्टिकुलर एंड कंबाइंड विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, China is seeking to combine regional connectivity alongside gaining a virtual economic and substantial stranglehold across Asia। तो इन सारे इनिशिएटिव्स के जरिए चाइना जो है इकोनॉमिक हेजीमनी को पोर्ट्रे करने की और उसको डिलीवर करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इज ostensibly preparing the way for a China centric multilateralism globalization framework। अब जहां पे यूएस जो है वो जगह खाली कर रहा है, इट इज क्रिएटिंग स्पेस, वो स्पेस चाइना अपने फायदे के लिए यूज करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यूएस को तो बहुत सारे लोग आज की डेट में फेलिंग स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। रीजन बीइंग, एक भाई साहब है वहां रहते हैं और बहुत खूबसूरत बाल हैं उनके, एंड वो उन्होंने ठान लिया है कि दुनिया जहान में जितने भी रॉन्ग डिसीजंस होंगे, जितने भी रॉन्ग डिसीजंस होंगे वो मैं लूंगा, और कोई नहीं लेगा, कौन लेगा, मैं लूं, राइट। सो and that is the reason that US is being touted as one of the failing states in the world, this will be compelled to cede ground। US को अपना जमीन, अपना जो कब्जा है, उसको जो ग्लोबल कह लीजिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वर्ल्ड ऑर्डर में से जगह खाली करनी पड़ेगी। ऐसे में वीकेंड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली आफ्टर कोविड-19, this has ravaged the US's capacity to play a critical role in world affairs। तो फायदा किसको होगा? चाइना को। इंडिया को फायदा नहीं होने वाला है। इंडिया अपने आप में डोमेस्टिक इश्यूज के साथ जो है वो झेल रहा है, वो सिचुएशन को है उससे जूझ रहा है। एंड इसी के साथ आप यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप क्यों नहीं होगा? यूरोप की अगर हम बात करें तो शॉर्ट और मीडियम टर्म की हम बात करें तो इट विल प्रूव इनकेपेबल ऑफ डिफाइनिंग एंड डिफेंडिंग इट्स ओन कॉमन इंटरेस्ट, जहां पे पूरे के पूरे यूरोप में जो है वही कह लीजिए इनवर्ड लुकिंग कंट्रीज निकलकर सामने आ रही हैं। जर्मनी फॉर एग्जांपल, वो भी इंसुलर हो रही है। जर्मनी is looking inwards। France and post Brexit UK, they will also be out of the reckoning as of now। Reason being, दोनों के दोनों कोविड-19 से बहुत बुरे तरीके से ग्रस्त हैं। सऊदी अरेबिया, अब चलिए वेस्ट एशिया पे आ जाते हैं, थोड़ा एशिया इंडिया की तरफ थोड़ा और पास आ जाते हैं, राइट। तो सऊदी अरेबिया और ईरान की अगर हम बात करें तो एक नया डिफिकल्ट टाइम्स दे आर फेसिंग। ऑयल प्राइसेस मेल्टडाउन उनकी इकोनॉमी के लिए एक ग्रेव सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। देयर विल बी नो विक्टर्स, लेकिन इजराइल थोड़ा सा कह लीजिए बेटर पोजीशन में होगा टू एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन फॉर इट्स एडवांटेज। मीन टाइम एक चीज और, ऑयल प्राइसेस मेल्ट डाउन के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया इंडिया के अंदर
जो है इंडिया क्यों नहीं इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? पहली चीज तो ये, हम ये सोचते हैं कि ऑयल प्राइसेस मेल्ट डाउन दे विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन विल ओनली क्रिएट सफरिंग्स फॉर इंडिया एंड उसी के साथ साथ इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के लिए भी। पहले ऑयल प्राइसेस को देख लेते हैं। देखिए, ऑयल प्राइसेस अगर कम होती है तो इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट फॉर ऑयल, क्रूड ऑयल और उससे रिलेटेड जितने भी ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर उसकी प्राइसेस कम होती हैं एंड दूसरा इंडिया के अंदर डिमांड कम हो रही है, तो इंडिया की जो लेवरेजिंग कैपेसिटी है वो भी डिटीरियोरेट होना लाजमी है। तो ऐसे में भारत किसी भी प्रकार से कोई नेगोशिएशंस कर सके, स्ट्रांगली अपने बेनिफिट्स के लिए नेगोशिएट कर सके, वो होना मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। So this is something that we need to understand. Apart from that, Indian expatriate community which were among the hardest hit by this downturn, वो भी अब ये मान के चलिए कि रिपैट्रिएशन जो है वो होने वाली है एंड उससे जो फायदा होता था हमें, जो लोग बाहर जाते थे उससे वो रेमिटेंसेस सॉरी रेमिटेंसेस जो है भारत में वापस भेजते थे, those remittances उनमें भी गिरावट आएगी बहुत ज्यादा। There will be an economic downturn greatly reducing India's room for maneuver। तो भारत जो है वर्ल्ड ऑर्डर में किसी खास प्रकार की कह लीजिए कंट्रीब्यूशन कर पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। किसी खास तरीके से अपनी नेगोशिएशंस हैंडल कर पाए, ये भी मुश्किल हो जाएगा। देयर आर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, पर्टिकुलरली क्योंकि चाइना जो है वो ब्लैक स्वान से व्हाइट स्वान हो रहा है। वो अपने बेनिफिट के लिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है नए दोस्त बना रहा है और कॉन्टैक्ट्स जो है बना रहा है, क्रिएट कर रहा है और इकोनॉमिक फायदे उठा रहा है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। सो ये जो अगला एडिटोरियल है, दिस इज इन, देखिए मैंने जानबूझ के पिछले एडिटोरियल की एंडिंग इतनी अब्रप्ट रखी है, रीजन बीइंग वी हैव टू टॉक अबाउट इंडिया। वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इंडिया का क्या रोल रहेगा, इसके बारे में चर्चा करनी बहुत जरूरी है। एंड व्हाट बेटर वे एंड हु बेटर वुड इट बी टू रीड। अगर किसी ने आर्टिकल लिखा हो तो सुजाता सिंह जी से बेहतर कोई आर्टिकल नहीं लिख पाएगा। रीजन बीइंग शी हैज बीन अ फॉर्मर इंडियन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स में, तो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं सुजाता सिंह जी एंड बहुत उम्दा काम किया है। उन्हीं के समय में भारत की जो कह लीजिए वर्ल्ड के अंदर इमेज थी वो बेहतरीन हुई थी, वर्ल्ड इमेज भारत के अंदर बेहतरीन हुई थी। उसके बाद एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने इस इमेज को और बेहतरीन किया था, लेकिन पहला काम शुरुआत जो है सुजाता सिंह जी ने की थी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इंडिया इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, इसकी सिचुएशन कैसी रहेगी, भारत के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो आज हम बोएंगे वही तो कल हम काटेंगे, तो यही चीज ये एडिटोरियल कह रहा है। मच हैज चेंज्ड एंड विल कंटिन्यू टू चेंज, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड इन दिस पेंडेमिक इज द ह्यूमन नेचर इटसेल्फ। आज भी जो है हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए अगर हम बात करें तो एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं। इन द रिसेंट टाइम्स इट हैज कम इनटू पिक्चर टू समथिंग दैट वी कैन नॉट क्वाइट कॉम्प्रिहेंड एज येट, इट इज इन इट्स एंटायरिटी। इवन ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो हम आज भी पूरे तरीके से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका स्केल हम अभी तक उसको माप नहीं पा रहे हैं, राइट। वी हैव अराइव्ड वंस अगेन एट द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन रेसेस कलेक्टिव नॉलेज। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसके अंत तक, उसके छोर तक हम पहुंच गए हैं। रीजन बीइंग आज फिर से हमें एक चीज याद दिलाई जा रही है कि व्हाट वी डू नो is far less as compared to what we do not know. What we do not know is much greater than what we do know. चाहे वो हम अपनी बात करें ourselves and for the entire world that we live in. The pandemic has added heft to the argument of foreign policy analysts जो across the entire spectrum of strategic thinking from nationalists to anti-globalists to advocating a more robust multilateralism and a leadership role for India in mobilizing international cooperation. अब एक चीज देखी जा रही है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि एक आर्गुमेंट जो है वो वेरी कर रही है। नेशनलिस्ट है, एंटी ग्लोबलिस्ट है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स के खिलाफ बोलते हैं, नेशनलिस्ट एजेंडास की बात करते हैं। वहां से आप बात करें, आप लीडरशिप रोल की बात करें, इसके एक्सट्रीम ऑपोजिट लीडरशिप रोल की बात करें भारत के लिए, तो ये दो एरियाज हैं, दो एनालिस्ट के छोर हैं, जिसमें पूरा का पूरा पैंडेमिक के बाद का एक आर्गुमेंट निकल कर आ रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या हमें एलपीजी रिफॉर्म्स छोड़ देने चाहिए, एक स्टेट एक सेंट्रिक कह लीजिए एक सेंट्रलाइज्ड
कम्युनिटी की तरफ जाना चाहिए, या फिर हमें भारत के वर्ल्ड के अंदर लीडरशिप रोल को डिफाइन करना होगा? व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू थिंक about where we are headed as a post-pandemic India. Yes, there will be churning as nations scramble for the advantage. बहुत सारी झड़प होने वाली है, क्योंकि सब के सब अपनी एडवांटेज के लिए इस पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। भारत इनफैक्ट अंदरूनी चर्निंग से भी मजबूर है, ग्रस्त है, सोशियो इकोनॉमिक चर्निंग। It is underway within our country and it is accentuated and magnified by the COVID-19 crisis. चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या चीजें हैं। The role that India plays in this post-pandemic world will, however, be determined कि भारत किस तरीके से इस क्राइसिस को डील करता है। ना इसको डील करने के लिए कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, उसको हमें समझना होगा। पहली चीज कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स कैसे रहने वाली है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे स्टेट्स का लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का लेवल हो, चाहे विलेज लेवल भी हो। तो इस लेवल तक डिसेंट्रलाइज लेवल तक आप कैसे इस पेंडेमिक को टैकल करते हैं, वो एक फैक्टर रहने वाला है। उसी के साथ साथ रोबस्टनेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, आपके इंस्टीट्यूशंस कितने रोबस्ट हैं, स्ट्रांग है टू टैकल दिस सिचुएशन। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, नाउ हेल्थ केयर आ गया, सोशल कोहेरेंस भी आ गया लोगों के बीच में, कितना कह लीजिए फ्रेटर्निटी की भावना है, फ्रेटर्निटी। यहां पे प्रियम्बल याद आ जाता है मुझे। प्रियम्बल की स्टेटमेंट क्या है जो फ्रेटर्निटी से डील करती है, दैट इज आपको मुझे बतानी है। सो मेक श्योर यू टेल मी ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। द मैनर इन विच वी हैव डेल्ट विद दिस पेंडेमिक एज ऑफ नाउ, ये एक ही चीज दर्शाता है दैट देयर आर टू इंडियाज। एक वो इंडिया जो इंडिया में रहता है, एक वो इंडिया जो भारत में रहता है। तो इससे एक चीज निकल कर आती है, ये टू इंडिया से एक बात समझ आती है, वो ये कि इंडिया वर्सेस भारत का एक ऐसे का टॉपिक हुआ करता था जो पुराने दशकों में 1980 1990 के दशक में बहुत प्रोमिनेंट था। आज वो 80 का टॉपिक वापस से इंपॉर्टेंट हो गया है। ये जो दो भारत हैं, यहाँ पे इसको अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के बेसिस पे डिवाइड करें, तो एक वो जहां पे ये पॉसिबल है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मैनेज कर पाए, और दूसरा वो भारत जहां पे आप नहीं कर सकते। तो एक गरीब भारत है और दूसरा एक अमीर डिवाइड वाला, वो डिवाइसिव पार्ट वाला भारत, जहां पे कुछ एक सेक्शन ऑफ इंडिया जो कि घर पे आराम से बैठ सकता है, जिसको अनाज की चिंता नहीं है, लाइवलीहुड की चिंता नहीं है, लाइव्स की चिंता नहीं, जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं। अ मिनिस्क्यूल वायरस हैज हाईलाइटेड, एक छोटा सा वायरस जिसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, उसने हमारी एज ओल्ड फॉल्ट लाइंस ऑफ कास्ट, क्लास एंड क्रीड उसको उभार कर सामने रख दिया है। इवन इन अ कंट्री जो कि पूरी दुनिया के अंदर 5वीं लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि भारत जा कहां रहा है, तो जाना कहां है एंड जा कहां रहा है, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट शुड ले आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू डील विद बोथ हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द क्राइसिस। तो हेल्थ सेक्टर, लाइव्स भी और लाइवलीहुड्स भी, दोनों को ध्यान से आपको कवर करना होगा। टू मेक लॉन्ग ओवरड्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑन मैसिव स्केल, दिस इज नीडेड। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी दोनों के दोनों सेक्टर्स के अंदर। ग्रोइंग परसेप्शंस ऑफ इनजस्टिस एंड गवर्नमेंट्स इंडिफरेंस, these are adding to the plight of migrant workers and the people who are a part of भारत, जो भारत का हिस्सा है, नॉट इंडिया का। तो आप समझ रहे हैं, यहां पे सिंबोलिज्म समझिएगा। तो वो भारत का जो हिस्सा है, उनकी तरफ आपने जो इनडिफरेंस रखा है या उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हो रही है, उस चीज को आपको जस्टिस में बदलना बहुत जरूरी है एज सून एज पॉसिबल। द इन्वेस्टमेंट्स दैट नीड्स टू बी मेड इन द मिलियंस ऑफ आवर पीपल हु लिव इन पॉवर्टी or on the edge of it, they are not merely welfare measures. What we need is, we need fundamentals to our socio-economic transformation, which in itself is an imperative. तो हमारे socio-economic transformation की हमारे को जाना होगा, एक ज्यादा से ज्यादा inclusive atmosphere create करना पड़ेगा। एंड ये जितने भी welfare measures हैं, ये किसी भी तरीके से, वो जो फोर्थ डेफिसिट है हमारा, फोर्थ डेफिसिट कौन सा वाला है, फोर्थ डेफिसिट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पॉज करके अभी के अभी लिखिए, एंड मैं अभी आपको बता रहा हूं। इट इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का जो डेफिसिट है उससे टैकल करना होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी, इनडिफरेंस हो जाएगा। नाउ इट मेक्स साउंड ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज स्ट्रेटेजिक सेंस। एक तो ह्यूमैनिटेरियन भी है और दूसरा स्ट्रेटेजिकली भी जरूरी है
कि आप जो है सप्लाई ऑफ मेडिसिन उसको रोके नहीं। रीजन बीइंग आप यू आर वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन। चाहे आप कह दे कि आप जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है एपीआईज वो 70% जो है आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फिर भी आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन होगा, आपके लिए स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस होगा कि अगर आप मेडिसिन की सप्लाई को नहीं रोकते। वैसे हम रोक भी नहीं रहे थे, इनफैक्ट हम तो बढ़ चढ़कर इसमें पूरी की पूरी दुनिया की सहायता कर रहे थे, लेकिन वो जस्ट इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन जो कि एक कह लीजिए एक जर्नलिस्ट ने पूछा, जिसके जवाब में हमारे एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में से सबसे समझदार व्यक्ति अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कह दी, धमकी दे दी। So that is something that we have already discussed in our previous editorial analysis as well. It is also important that we participate in the international efforts. जहां पे R&D चल रहा है, जहां पे वैक्सीन को ढूंढने की, वैक्सीन की इजाद करने की, उसकी इन्वेंशन की कोशिश हो रही है, डिस्कवरी की कोशिश हो रही है, R&D हो रहा है, वहां पे भी भारत को अपना योगदान देना होगा। उसके अलावा we need to deliver in ramping up the capacities to produce it in the quantities needed. जहां पे वैक्सीन का इजाद हो भी जाता है तो भारत को अपनी कैपेसिटी जो है प्रोवाइड करनी होगी एज समवन जो कि इन पूरी की पूरी वैक्सीन को जो है प्रोड्यूस कर सकता है इन द क्वांटिटीज दैट दे आर नीडेड इन द वर्ल्ड। वी द ह्यूमन रेस विल कंटिन्यू टू बी व्हाट वी हैव ऑलवेज बीन, रिलेंटलेस। किसके लिए? रिलेंटलेस इन आवर सर्च। किसकी सर्च के लिए? फॉर द वेल्थ एंड पावर। वेल्थ और पावर के लिए जो हम रिलेंटलेसली सर्च ढूंढते रहते हैं, बोथ विद इन द नेशन एंड विदाउट नेशन, के अंदर और बाहर भी हम जो कर रहे हैं वो आज भी लाजमी है, आज भी रेलिवेंट है और वो आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो नेशंस विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ऐसे में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्राइव फॉर द कॉमन गुड एंड भारत को इस दिशा की तरफ जाना चाहिए, कॉमन गुड को ढूंढना चाहिए जो सब लोगों के हित में हो, सर्वहित में हो। राइट? वसुदैव कुटुंबकम, वासुदैव कुटुंबकम, सही स्पेलिंग ये है। तो वसुदैव कुटुंबकम का जो फीलिंग है, का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए। कंट्रीज दैट इमर्ज इन पोजीशन ऑफ रिलेटिव इकोनॉमिक एडवांटेज दे विल प्रेजेंट कंपीटिंग विजन्स एंड भारत को उसमें एक कॉमनैलिटी, एक कॉमन ग्राउंड जो है उसको ढूंढना होगा ताकि वो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में अपना योगदान दे सके। नाउ विल वी इमर्ज एज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? क्या हम प्रॉब्लम होने वाले हैं? क्या हम सॉल्यूशन देने वाले हैं? क्या हम वीकर निकल कर आएंगे या फिर हम स्ट्रॉन्गर निकल कर आएंगे एज अ नेशन? विल वी हैव बीन गाइडेड बाय द डिवाइसिव पॉलिटिकल एजेंडाज और विल वी बी वर्किंग टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव इंडिया? सो यही सवाल पूरे भारत से पूछा जा रहा है कि क्या हम एम्ब्रेस करेंगे ऑल ऑफ अस इन इट्स फोल्ड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास और क्रीड? ये सवाल पूछता है भारत। Nation wants to know this. The pandemic has brought us into a inflection point. Now, योग के 8 सोपान हैं, 8 stages of योग साधना एग्जिस्ट करते हैं, 8 stages of योग। उसमें पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, चौथा होता है प्राणायाम एंड पांचवा होता है, ऐसे याद रखिएगा, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है एंड फिफ्थ इज प्रत्याहार। हिंदी में लिख रहा हूं, प्रत्याहार, प्रति आहार से बना है प्रत्याहार, दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद के अंदर झांक कर हम देखें कि भैया हम कहां सही हैं, कहां गलत है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए खुद को एनालाइज करना, ये एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट दिस एडिटोरियल इज सजेस्टिंग कि भारत को अगर अपना रोल फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में डिफाइन करना है तो पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी, तो आज इस एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है शेयर कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, एंड वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है लाल कलर का उसको जरूर कीजिएगा, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। रीजन भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तो हम इससे भी और बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। इनफैक्ट आप देखिए हमारा वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है ऑलरेडी चढ़ गया है। आज के आज आपको पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज की एक नई वीडियो मिल जाएगी, पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज की एक नई वीडियो मिल जाने वाली है आज के आज सेकेंड हाफ ऑफ द डे, राइट। उसके अलावा आई एम ब्रिंगिंग टू यू अ वेरी बिग वीडियो जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वर्सेस राइट टू लाइफ, एक बहुत ही उम्दा कह लीजिए एनालिसिस जो है सोनाली मैम ने जो है बना के दिया है राइट टू लाइफ
वर्सेस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. सो यू शुड फॉलो दैट वीडियो एज वेल. वो वीडियो भी आज अपलोड हो जाएगी. ये सारी वीडियोस को आप सपोर्ट करते रहिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. देखिए, हमारा न्याय अकेडमी का एक ही मोटो है एंड दैट इज डिलीवरिंग जस्टिस टू योर एस्पिरेशंस. डिलीवरिंग जस्टिस टू एस्पिरेशंस. जो आप लोगों की धारणाएं हैं, जो आप लोगों की एस्पिरेशंस है, उसमें हम न्याय प्रोवाइड कर पाए. दैट इज आवर मोटो. सो इसी वजह से आप एक चीज और कीजिएगा मेरे कहे से, इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जो सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल बगल में होता है. बेल आइकन को दबाएंगे तो वो ऐसा सा शो करेगा, काले रंग का, ऐसे साइड में लाइंस बन जाएंगी. रीजन भी, आप जब बेल आइकन को दबाएंगे तो ये फायदा होगा कि आपको मोबाइल फोन्स के अंदर नोटिफिकेशन आएगी, ऐसे करके, ऐसी आवाज आएगी. इसको जोर से बोलिएगा. क्या बोलेंगे इसे? टिडिंग करके, इस तरीके से. तो उससे क्या होगा, आपके और हमारे बीच में जो दूरी है वो दूर हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. You have been a lovely audience. Have an awesome day ahead. Thank you so much.